नहीं हो पैसा रहा तो फ्री में इलाज किया है। 6.5 महीना में बउआ हुआ, वजन 700 ग्राम, सांस रोक रहा है, नीला हो जा रहा है, मगर डॉक्टर साहब बचा लिए। लग नहीं रहा था बच्चा बचेगा। 1.5 महीना से फ्री में इलाज चले। बच्चे मशीन पर नहीं बचते हैं, बच्चे जो होते हैं माँ के पेट में बसते हैं। उस तरह का हम लोग आर्टिफिशियल एक कृत्रिम इन्वायरमेंट बनाते हैं, लेकिन 100% हम लोग नहीं बना पाते हैं। जिस तरह का रिक्वायरमेंट भगवान के द्वारा माँ के पेट में होता है, उदर में होता है, उस तरह का नहीं बना पाते। करने की कोशिश किया, मैं जान रहा था कि ये बच्चे नहीं बचेंगे, इसलिए मैं भी जिद पर अड़ गया और इसे सोचा कि नहीं, इस बच्चे को मुझे बचाना है, गरीबी बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1 महीने से दोनों बच्चे का इलाज किया। कहते हैं ना, डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं और हमेशा मानव के लिए उनका जीवन समर्पित होता है। वो हमारे प्राण रक्षक होते हैं, वो हमारा जीवन दाता होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस धरती के रियल हीरो, इस धरती के भगवान डॉक्टर्स का। और आज फिर से मैं आप सबों के बीच एक ऐसे ही स्टोरी लेकर के आया हूं जिन्होंने इस पंक्ति को चरितार्थ किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी हम हैं वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल बाघा में डॉक्टर प्रभात कुमार के सानिध्य में, जिन्होंने वो कर दिखाया है जो एक सपने जैसा है। अभी हाल ही में इन्होंने जो 2 बच्चों का जीवन दान दिया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। समय से पूर्व बच्चे का जन्म लेना और बहुत ही कम वजन का बच्चा को बचाना एक असंभव जैसा होता है, और खास करके बेगूसराय जैसे शहरों में। लेकिन इन्होंने यह साबित कर दिया है अपनी चिकित्सीय सेवा के बदौलत। तो हम पूरी केसेस के बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, जब वो नवजात आपके पास आया था, उस वक्त उसका कंडीशन कैसा था और कैसा, और आपने किस तरह से ट्रीटमेंट किया उसका? देखिए, कोई भी बच्चा जो समय से पूर्व जन्म लेता है वो क्रिटिकल माना जाता है। खासकर वो बच्चा जो 7 मंथ का या 7 मंथ से भी पहले का हो, उसका वजन बहुत ही कम होता है, 1 kg से कम होता है। मेरे केस में एक बच्चा 700, एक बच्चा 750 ग्राम का है, जो कि क्रिटिकल माना जाता है। जो बच्चों के डॉक्टर ही इस बात को समझ सकते हैं कितना क्रिटिकल होता है। जनरल डॉक्टर या जनरल समाज तो समझता है इतना छोटा बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन समय के साथ साइंस विकसित हुआ है। हम लोग के पास भी एक बहुत अच्छा टीम है। अभी हाल ही में मैं एक बहुत बड़ा सा न्यूबॉर्न केयर यूनिट नीकू का उद्घाटन किए हैं, जिसमें करीब 25 बेड है, वेंटिलेटर भी है, CPAP मशीन भी है 3। और हम लोग के पास जितने भी अभी स्टाफ हैं सभी हमने जॉब वाले ही लिए हैं, जो ANM या GNM कर चुके हैं या कहीं BSc नर्सिंग कर चुके हैं, इसी तरह के स्टाफ को लिए हैं। ये सभी स्टाफ जो ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं, वो थोड़ा सा अपने कार्य का अनुभव को लगाते हैं और कार्य के प्रति वो लगनशील भी होते हैं। तो इन सब के टीम के द्वारा ही इस तरह के बच्चे को बचाया जा सकता है, और मैं ये इस तरह का काम अभी कर रहा हूँ। अब जैसा आपने पूछा गौरव जी कि ये बच्चे कैसे कंडीशन में आए, जो भी बच्चे 700 ग्राम के हों या 750 ग्राम के हों, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। इन सभी का बचना एक बहुत ही एग्रेसिव वे में, जब तक इलाज नहीं चलता है, बहुत ही तन मन से इलाज नहीं चलता, तब तक नहीं बचा जा सकता है। सर्वप्रथम इस तरह के बच्चे में सांस में दिक्कत हो, जो समय से पूर्व जन्म लिया है, तो उसका अंग जो है, शरीर का सभी अंग, चाहे ब्रेन हो, फेफड़ा हो, लीवर हो, आंत हो, वो काम 9 महीने के बच्चे की तरह गर्भ में जो ठहर के आया उसकी तरह नहीं होता, परिपक्व नहीं होता है। जैसे फेफड़ा में यदि परिपक्वता नहीं होता है, सांस में दिक्कत होता है। बच्चा जन्म लिया, बच्चा कहने लगता है, उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, उसको कुछ एक स्पेशल दवा की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम लोग चेस्ट ट्यूब, लंग के अंदर फेफड़े वाला एरिया में एक ट्यूब डाल के वो इंजेक्शन डालते हैं, बहुत महंगा इंजेक्शन, 6000 रुपये का वो इंजेक्शन डालते हैं, जिससे वो लंग उसका खुले
नॉर्मल की तरह काम करे। उसके बाद भी उसको ऑक्सीजन से नहीं होता है तो सीपेप मशीन एक होता है, उस मशीन पर बच्चे को रखा जाता है जिससे सांस का प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो एक पहला प्रॉब्लम सांस का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, इन सभी बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, इन सभी बच्चों में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, तापमान कंट्रोल, जो हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं वो तापमान कंट्रोल नहीं कर पाता है। चौथा होता है इसको क्या दें, दूध पिलाने में ये दूध पीना जानता नहीं है, सरकने का डर रहता है, आंत उसका उस तरह का मजबूत नहीं हुआ है जो दूध को सह सकता है। पांचवा प्रॉब्लम होता है इस तरह के बच्चे को सांस लेना भूल जाता है, कभी कभी ब्रेन काम नहीं करता, सांस लेना भूल। बहुत सारे विकट परिस्थितियों से इस तरह के बच्चों को बचाया जाता है, वो बहुत धैर्य वाली बात होती है। और हम लोग के पास पेशेंट जब भी आता है इस तरह के, उनके गार्जियन को, उनके चाहने वालों को हम लोग बैठ के काउंसलिंग करवाते हैं कि लंबा समय तक चलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा, तभी आप बचा पाएंगे। सर, आपने अभी बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया, बहुत सारी सावधानियों का जिक्र किया, बहुत सारे आपने जो इलाज की जो शर्तियाँ उसका जिक्र किया, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे सर, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, उस क्रिटिकल केसेस में इन्फेक्शन से बच्चों को आप लोग कैसे बचाते हैं? देखिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इस तरह के बच्चों का इलाज नीकू में करते हैं, जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है, गहन चिकित्सा केंद्र होता है, उसमें हम लोग केयर करते हैं। वहाँ आवागमन रेस्ट्रिक्शन होता है, जो आईसीयू के स्टाफ है, न्यूबॉर्न केयर के स्टाफ, वही केवल जा सकते हैं, कोई डॉक्टर जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। जो भी आदमी उसके अंदर वर्क करते हैं या विजिटिंग डॉक्टर जाते हैं या स्वीपर जाते हैं, उनको मास्क, हेड गियर प्लस एप्रॉन सभी पहनना रहता है, जिससे इन्फेक्शन नहीं हुआ। वहाँ बात कांच का घर, कॉमन भाषा में उसे कांच का घर बोला जाता है, जिससे लोग समझ पाएँ, वहाँ आवागमन नहीं करना है। और दूसरा चीज़ हैंड हाइजीन, हम लोग जितनी बार जाते हैं उतनी बार हम लोग पहले सोप वाटर से हैंड वॉश करते हैं। और एक बच्चे से दूसरे बच्चा को यदि हम देख रहे हैं तो उस समय भी फिर हम लोग सैनिटाइजर का यूज करते हैं। अलग अलग बेड के लिए अलग अलग स्टेथोस्कोप होता है, अलग अलग बेड के लिए अलग अलग सैनिटाइजर होता है, सभी चीज़ अलग अलग रखा हुआ रहता है, जिससे इन्फेक्शन बचा जा सके। और इसमें क्या होता है कि टोटल का टोटल चैम्बर लॉक होता है, एसी से चलता रहता है, अलग अलग पेशेंट का बेड होता है जिसको वार्मर कहते हैं। इस तरह के बहुत सारी सुविधा की जाती है जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं किया जाता, पेरेंट्स को विजिटिंग के टाइम में यदि मिलना है तो एक बार अलाउ किया जाता है, उसमें मदर को अलाउ किया जाता है, मिल सकते हैं, लेकिन आप पूरा गाउन, हेड गियर, मास्क सभी चीज़ पहन के हैंड वॉश करके उसके बाद ही जा सकते हैं। और इधर उधर कहीं टच नहीं करना, उनको ये बतलाया जाता है। इसी तरह इन्फेक्शन हम लोग कंट्रोल करते हैं। थैंक यू सर, आपने इसकी जानकारी दी और ये जानकारी काफ़ी रोचक है और बेहद ही आवश्यक है, सबको जानना चाहिए। सर, जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं या जिनका वजन कम होता है, उन बच्चे के तापमान को मेंटेन करने के क्या तरीके होते हैं और किस तरह से आप इस चुनौती का सामना करते हैं और इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए, तापमान भी बहुत बड़ा एक इश्यू है छोटे बच्चों के लिए, जो जन्म से समय से पूर्व जन्म लेते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, जो 700-800 ग्राम के होते हैं, कि बच्चा का, हम लोग का तापमान मेंटेन होता है ब्रेन से। ब्रेन हम लोग का उस तरह परिपक्व है जो हम लोग का टेम्परेचर मेंटेन करता है, 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। जो नवजात बच्चे जन्म ले लेते हैं उनका ब्रेन उस तरह डेवलप नहीं होता। टेम्परेचर सेंसर यदि आप बोलें कॉमन भाषा में, तो वो सेंसर काम नहीं करता है। या तो ज़्यादा ठंडा हो सकता है, या वातावरण यदि बहुत गर्म है तो बहुत गर्म हो सकता है, ये जो जन्म लेते हैं। प्लस हम लोग में जो इंसुलेटर का काम करता है, जो वसा होता है शरीर में, चमड़े के अंदर वसा होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, वो नहीं होता है, कुछ स्टोरेज नहीं होता है, तो जल्द ही ठंड हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग उसको वार्मर के नीचे ही रखते हैं। बेड ऐसा होता है जिसको रेडिएंट वार्मर कहते हैं, उसमें सेंसर लगा हुआ है, तो उसके बॉडी से कंट्रोल करके हम लोग फिक्स कर देते हैं सेंसर, वही वो कंट्रोल करते हैं, बच्चा को टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। और बाहर का सभी चीज़ बंद रहता है, जो आईसीयू है उसका सभी चीज़ टोटल कमरा ही लॉक रहता है, बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता सिवाय एसी से और एयर फिल्टर के थ्रू एयर जो आवागमन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो हम लोग जितना हो सकता है उसको टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं रेडिएंट वार्मर देके। और प्लस जो इस तरह के छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए हम लोग एक घोंसला बनाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेस्टिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक आप मान लीजिए चिड़िया घोंसला बना के उसमें अंडा देती है, उसमें बच्चे होते हैं, उसी तरह हम लोग घोंसला बनाते हैं। हाँ, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि घोंसला बना दिया जाता है सॉफ्ट क्लॉथ का, जिसके अंदर बेबी आराम कर सके, उसे फील हो कि मदर के उम में ही, मदर के आप
मदर के अंदर ही आप हैं, फील कीजिए। इसके लिए एक घोंसला जैसे बनाया जाता है, जिससे बच्चा का पैर हाथ उससे टच करता है तो उसे फील होता है मदर कंफर्ट जोन में रहता है। वहाँ साउंड भी हम लोग कम कर देते हैं, बेबी को अच्छा नींद आए इसलिए लाइट भी कम करके रखते हैं हम लोग, कम वहाँ पर बोलते हैं, साउंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो। जो अलार्म सेंसर बजता है, बहुत सारे मशीन का अलार्म बजता है, उसका सेंसर का मोड जो होता है वॉल्यूम कम करके रखते हैं, जिससे बच्चे को नींद भी अच्छा है। ये सब चीज़ मेंटेन करते हुए आगे चला जाए। जो समय से पहले जन्म लेते हैं या जिनके वजन कम होते हैं, जो क्रिटिकल केसेस के नवजात होते हैं, उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? जो भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, खासकर 7 मंथ बिफोर वाले, उनमें सांस में प्रॉब्लम होता ही होता है। उनका फेफड़ा जो उतना मेच्योर नहीं होता है कि वो सांस अच्छी तरह ले पाए, तो जल्द ही वो उसे सांस में दिक्कत होने लगता है। सांस में दिक्कत देखते ही हम लोग पास आते ही उन लोग को ऑक्सीजन लगा देते हैं, और सांस में ज़्यादा दिक्कत देखते ही हम लोग एक सर्फेक्टेंट, एक थेरेपी होता है, एक मेडिसिन होता है सर्फेक्टेंट, वो सांस नली में ट्यूब डाल के हम लोग उसका दवा डालते हैं, जो फेफड़ा में डायरेक्ट चला जाता है। उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, बच्चे के बचने के चांस बढ़ जाता है। उसके बाद जो बच्चे में देखा जाता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं मेंटेन कर रहा है, उस समय साथ साथ हम लोग सीपेप, एक मशीन होता है, वो पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करता है। तो जनरल भाषा में ये समझना है कि एक मशीन है सीपेप मशीन, जिस पर बच्चे को रखा जाता है। एक्स्ट्रा रेडिएंट वार्मर एक बेड है, उसके बगल से हम सीपेप मशीन रखते हैं, जो प्रेशर से सपोर्ट करता है। उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन करने वाला मशीन होता है, जो बच्चे को सांस में क्या प्रॉब्लम है, कितना तक प्रॉब्लम, उसको कैलकुलेट करके उसे डिलीवर किया जाता है ऑक्सीजन, उससे बच्चा कंट्रोल में रहता है। इसी में आप जिक्र कर रहे थे कि सांस भूलने वाली समस्या, तो ये क्या होता है सर? इसके बारे में चूंकि हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये जानकारी हो। देखिए कि जो काफ़ी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जिनका वजन कम होता है, उस ब्रेन उतना मेच्योर नहीं होता। हम लोग सांस ले रहे हैं, मेरा कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, तो ब्रेन इतना कम परिपक्व नहीं होने के कारण कभी कभी होता है एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एक बीमारी है जो बच्चे में होता है, इस तरह के बच्चे में होता है। सांस लेना भूल जाता है, ज़्यादा देर सांस यदि लेना भूल जाता है कुछ सेकंड के बाद, तो ऑक्सीजन डाउन हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने का डर। तो उसके लिए हम लोग कुछ दवा देते हैं, उसके लिए मशीन आता है, वो भी करते हैं। सीपेप मशीन पर कंटिन्यू रखने से वो सांस का प्रॉब्लम कम होता है। इतने छोटे बच्चे को पोषक तत्व कैसे दिए जाते हैं, उन्हें दूध कैसे दिया जाता है, इस तरह की क्या व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए, बच्चों का न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए बहुत ये होता है कि कैसे किया जाए, लेकिन एज ए पेडिट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम लोग जानते हैं इस तरह क्रिटिकल केस को क्या करना रहता है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग IV फ्लूइड से इसको फीडिंग देते हैं, क्योंकि उनका आंत जो है बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है। जितना परिपक्व हो जो दूध पच जाए, वो होता नहीं है। बच्चे दूध पीना नहीं सीखते, उनका जबड़ा मजबूत नहीं होता है, वो दूध को पीना नहीं जानते हैं, और आंत भी उस तरह विकसित नहीं कि दूध को पचा पाए। तो हम लोग पहले तो उसको फ्लूइड पर ही रखते, फ्लूइड में ही सभी तरह का पोषक तत्व मिला के, उस पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको कहते हैं, उसको दिया जाता है। उसी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन सभी मिला के दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे का वाइटल स्टेबल होता है, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक दिखा रहा है, सांस में कोई दिक्कत नहीं है, तब हम दूध स्टार्ट करते हैं। उस समय भी दूध जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ट्यूब से पिलाते हैं। ट्यूब से दूध इतना ही देते हैं जिससे उसका आंत मजबूत हो, आंत का पाचन क्रिया काम चलाने लायक धीरे धीरे सीखे। पहले उसी तरह का दिया जाता है, जब सीख जाता है, कुछ दिन और बीतता है, तब हम लोग ट्यूब से प्रॉपर ढंग से पिलाते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको दूध की मात्रा को बढ़ाते हैं, फ्लूइड की मात्रा को घटाते हैं। जब बच्चा और मैच्योर होता है, 10-20 दिन बीत गया उस तरह का, तो फिर हम लोग स्पून फीडिंग पे आते हैं, चम्मच से पिलाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो बच्चा फिर मदर का दूध डायरेक्ट पीने लगता है। ये बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है फीडिंग कराना, इसमें बहुत समय लगता है, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। जो भी नर्सिंग स्टाफ पिलाते हैं उनको भी धैर्य रखना पड़ता है। ट्यूब से पिलाने 15-15 मिनट, 20-20 मिनट समय लगता है एक बार दूध पिलाने में उसको। अभी जो डॉक्टर प्रभात सर जानकारी दे रहे हैं, ये वात्सल्य चाइल्ड हॉस्पिटल के ही नहीं, इस शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और हम चाहेंगे इनकी ये जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सर, सामान्य नवजात और इस तरह के क्रिटिकल नवजात जो होते हैं, जो समय से पूर्व जन्म लेते हैं, जिनका वजन कम होता है, तो उनका डिस्चार्जिंग किस समय पर उनको आप डिस्चार्ज करते हैं? कब आपको लगता है कि इन्हें डिस्चार्ज कर देना चाहिए, और इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? हाँ, एक ये है कि इस तरह के जो
बच्चे होते हैं बहुत दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद ही डिस्चार्ज होते हैं, इस तरह के बच्चों के लिए हम लोग चाइल्ड भाषा स्पेशलिस्ट की भाषा में बोला जाता है नीकू ग्रेजुएट, मतलब न्यू बॉर्न केयर यूनिट से आप ग्रेजुएशन पास करके निकले। तो बहुत तरह का दिक्कत होता है, गार्जियन को काउंसलिंग करना पड़ता है कि आप ये घर पे आप रखने लायक हो गया है, आप रख पाइएगा कि नहीं। बच्चे का वजन कम से कम 1.4 kg या 1.5 kg कम से कम हो जाना चाहिए। बच्चा खुद ब खुद माँ दूध पिलाने लायक हो जाए, चम्मच से या मदर मिल्क से, ट्यूब से पिलाना नहीं है। बच्चा का वजन बढ़ता हुआ दिखे, प्रत्येक दिन हम लोग बच्चे का वजन भी करते हैं, उसका वजन लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, लगातार बढ़ता हुआ रहना चाहिए, कोई दवा पर नहीं रहना चाहिए, दूध माँ पिला पा रही है अपने से और तापमान मेंटेन कर रहा है, बच्चे को और तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं, तभी डिस्चार्ज किया। तो उसमें भी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है गार्जियन को काउंसलिंग, बार बार काउंसलिंग किया जाता है कि आप घर पे पाल सकते हैं कि नहीं। गार्जियन मीन्स केवल माँ नहीं, माँ प्लस उनकी दादी नानी जो भी उनको केयर करेंगी, 2-3 लेडी को समझाया जाता है, उसके बाद ही हम लोग डिस्चार्ज कर पाते हैं। इसके बाद भी चुनौती रहता है कि उनको फॉलोअप में बुलाते हैं बार बार। सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बार बार उनके पेरेंट्स का काउंसलिंग करते हैं आप, तो क्या कुछ समझाते हैं, क्या कुछ खास ध्यान, चूँकि इससे जो हमारी माँ बहनें या जो उनके पेरेंट्स बच्चों के यहाँ से देख रहे होंगे, उन्हें किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा घर पर? देखिए, बच्चे मशीन पर नहीं बचते हैं, बच्चे जो होते हैं माँ के पेट में बसते हैं, उस तरह का हम लोग आर्टिफिशियल एक कृत्रिम इन्वायरमेंट बनाते हैं, लेकिन 100% हम लोग नहीं बना पाते हैं। जिस तरह का रिक्वायरमेंट भगवान के द्वारा माँ के पेट में होता है, उदर में होता है, उस तरह का नहीं बना पाते, करने की कोशिश किया जाता है। जैसे हमने बतलाया तापमान को मेंटेन करने का, तापमान मशीन पर मेंटेन करते हैं ना, कुछ दिन के बाद हम लोग KMC करवाते हैं, कंगारू मदर केयर एक कंसेप्ट है, उससे हम लोग KMC करवाते हैं। माँ को दादी नानी को समझाया जाता है घंटों घंटों अपनी छाती से बच्चे को सटा कर रखिए, तो उससे बच्चा का तापमान मेंटेन होता है। तो ये हम काउंसलिंग करके भेजते हैं, ये कराते हैं, बार बार कराते हैं, उसके बाद ही भेजते हैं। दूसरा, फीडिंग के बारे में समझाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं ट्यूब से कैसे पिलाया जाएगा। फिर बाद में हम लोग चम्मच पर पिलाना सिखा देते हैं, चम्मच पर पीने लगे और माँ का दूध पीने लगे तभी उसको हम जाने के लिए बोलते हैं। प्लस उसको बोलते हैं कि रात में भी किसी न किसी एक आदमी को जाग के रहना है, बच्चे को देखना है, तापमान मेंटेन करना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए बोलते हैं कि जिस रूम में बच्चे को रखें आप, उस रूम में इन्फेक्शन से बचने के लिए स्टार्टिंग से ही आप हैंड वॉश करके एंट्री करना है, जूते चप्पल कोई नहीं ले जाइएगा। गरीब से गरीब लोग को भी हम लोग समझाते हैं कि इन्फेक्शन से कैसे बचें। बहुत ही ख़राब चीज़ होता है बच्चों में इन्फेक्शन होना, एक बार इन्फेक्शन छोटे बच्चे में हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। एंटीबायोटिक हम लाख दे दें, उसका साइड इफ़ेक्ट अलग है, तो इन्फेक्शन से बचने की तरीका भी बतलाते हैं। और बाद बाकी हम विटामिन वगैरह जो देते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं, कैसे पिलाना है, कितना डोज देना है और कब आना है, ये भी हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि 2 दिन के बाद आना है या सप्ताह भर के बाद आना, हमें ट्रेनिंग देते हैं। सर, जब बच्चा यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, उसके गार्जियन को आप अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन बीच बीच में आप उन्हें नवजात के साथ बुलाते रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कोई भी बीमार आदमी किसी भी ICU से जाता है तो उसको फॉलोअप में बुलाया जाता है। उसी तरह यहाँ भी नवजात बच्चा बीमार था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन का होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको हमने बचाया है, तो उसको फॉलोअप में तो आना ही पड़ेगा बार बार। अब क्यों आना पड़ेगा, तो बहुत दिनों तक उसको ऑक्सीजन चलता है, जिससे उसका एक आँख में प्रॉब्लम होने का डर रहता है, तो हम आँख का चेकअप करवाते हैं रेगुलर। बहुत दिनों तक कुछ एंटीबायोटिक वगैरह चला है, जॉन्डिस हुआ, उसका इलाज चला है, तो उसका कान में डर रहता है कुछ होने का, तो उसका एक OAE या बेरा टेस्ट होता है, कान का हियरिंग टेस्ट करवाते हैं सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। बहुत दिनों तक वो क्रिटिकल कंडीशन में रहता है तो ब्रेन में हिमरेज होने का चांस रहता है, ब्रेन में कहीं ब्लड जम गया, उसके कारण कहीं माथा में दिक्कत होने का चांस रहता है, तो हम लोग ब्रेन का अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। ये मस्ट है, आँख का जाँच, कान का जाँच, ब्रेन का जी, ये मस्ट है। उसके बाद भी आप जान लीजिए कि भारत में इन्फेंट मोर्टिलिटी, 1 साल से कम के मोर्टिलिटी दर बहुत ज़्यादा पहले था, समय के साथ वो दर घटता जा रहा है। पहले कहीं आज से 20 साल पहले 100 बच्चा 1 साल से नीचे वाला एक्सपायर कर जाता था, अब जाके वो 12 बच्चा 15 बच्चा पे आया है, और उससे भी अब कम होता जा रहा है। जो 1000 में 12 बच्चे तक ही एक्सपायर कर पाते हैं। साइंस ग्रो कर रहा है, हम लोग अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं, तो क्रिटिकल बच्चे को भी बचाना चाहते हैं, तो क्रिटिकल बच्चे को बचाते हैं। लेकिन इस तरह का क्रिटिकल बच्चे में फॉलोअप में नहीं आने पर चांस रहता है कि फिर से कुछ अनहोनी हो जाए।
फॉलोअप में तो आना ही पड़ेगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय से हम लोग काउंसलिंग करते ही हैं। एक दिन ये काउंसलिंग चलता रहता है शुरू से ही। जब से पेशेंट एडमिट हुआ है उसी समय से काउंसलिंग सभी तरह का चलता रहता है। जब से मदर को हम लोग हैंड ओवर करते हैं कि अब तुम मदर्स मिल्क पिला सकती है, स्पून फीडिंग करा सकती है, उसके बाद भी बच्चा कम से कम 10 दिन रहता है। तो काउंसलिंग डेली चलता है कि घर पर आप कैसे ले जाओगे, क्या करना है, नहीं करना है, आप यहाँ दिखाओ। तो हम लोग आईसीयू से डायरेक्ट घर नहीं छोड़ते। आईसीयू से पहले ऑब्जर्वेशन रूम में लेते हैं, फिर जनरल वार्ड में रख देते हैं आइसोलेटेड करके, उसके बाद घर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस में रखते हैं। सर, आपने बेगूसराय में 7 साल में चिकित्सा सेवा में एक नया इतिहास बनाया, एक नई पहचान बनाई। पहले आप काली स्थान में अपनी सेवा दे रहे थे, फिर बाघा में, और अब उसी जगह पर आप एक बड़े सेटअप के साथ, एक बड़ी सुविधा के साथ, यूँ कह सकते हैं कि उत्तर भारत का नवजात शिशु का जो NICU है, NICU, जो काफ़ी आपको लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे इसकी यहाँ जो सुविधाएं होती हैं, इस अस्पताल को एक ही छत के नीचे जो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब से मैं बेगूसराय आया हूँ तब से मैं अपना सेवा देना चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छा काम करें। और जब से मैं अपना ये हॉस्पिटल बनाना स्टार्ट किया हूँ, कुछ सोच समझ के हम सभी डाटा ले के ही, दिल्ली में कुछ दोस्त हैं जहाँ मैंने RML में वर्क किया है, वहाँ के बारे में, दिल्ली के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्रेंड से जहाँ मैंने वर्क किया भी है, सब लोगों से कुछ डाटा इकट्ठा किया और इस तरह का एक सेटअप बनाया हूँ ये हॉस्पिटल कि नीचे का एक फ्लोर टोटल OPD पर्पस का ही है, एक फ्लोर केवल न्यूबॉर्न ICU के लिए ही है, जो बहुत बड़ा हम बनाए हैं, जो 25 बेड अभी स्टार्ट ही हुआ है, 25 बेड के साथ वेंटिलेटर, CPAP और सभी चीज़ें अप टू डेट जिस तरह बनना चाहिए, सभी क्राइटेरिया फुलफिल करने की कोशिश किया गया। और एक फ्लोर ऐसा है जो उसमें बड़े बच्चों का क्रिटिकल केयर PICU है और इसके साथ साथ डिलक्स रूम वगैरह भी है। जिस तरह की सुविधा चाहिए आपको एक ही छत के नीचे बच्चों से रिलेटेड इलाज आपको यहाँ मिलेगा। सर, एक प्रश्न थोड़ा सा हटके करेंगे। यूँ तो डॉक्टर्स को लेकर के लोगों की मनोधारणाएं बदलती जा रही हैं। लोग, चूँकि चिकित्सीय सेवा में लोगों की जान बचाना, उनका उपचार करना, ये आपका पेशा है और इसमें आप, उसी से आपका रोजगार है और उसी से रोजी रोटी चलती है आपकी। लेकिन लोगों की मनोधारणाएं ऐसी हो गई हैं कि डॉक्टर्स जो हैं अब पैसा का ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। लेकिन जो हाल में जो केसेस आपने सॉल्व किए हैं, दोनों ही क्रिटिकल केसेस में जो उसके पेरेंट्स हैं, उस नवजात के जो गार्जियन हैं, वो गरीब हैं। तो इस तरह के केसेस को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत कष्टकारक होता है। जो बच्चे बहुत ही कम वजन वाले जन्म लेते हैं, और वो और ज़्यादा कष्टकारक होता है जब गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। इसमें स्टार्ट ही होता है, हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट ही करते हैं, एडमिशन समय से इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, महीनों बच्चा रखना पड़ेगा आपको ICU में। गरीबी बीच में आती है, लेकिन उसकी भी सुविधा है हम लोग के पास। बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के लिए हम लोग काफ़ी छूट कर देते हैं। जहाँ तक हो इस पेशेंट के बारे में, इन दोनों पेशेंट के बारे में, तो मैं बहुत दिनों से इसका कुछ फीस ही नहीं ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में 15-20 दिन तक, जब तक ऑक्सीजन CPAP मशीन वगैरह चला है, उस समय तक का ही फीस लिया हूँ। उसके बाद गरीबी इतना है कि लोग कुछ नहीं, आधा इलाज करके किसी भी तरह गांव जाना चाह रहे थे। मैं जान रहा था कि ये बच्चे नहीं बचेंगे, इसलिए मैं भी जिद पर अड़ गया और इसे सोचा कि नहीं, इस बच्चे को मुझे बचाना है, गरीबी बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1 महीने से दोनों बच्चे का इलाज किया। पुनः एक बार सर धन्यवाद आपका। आप निश्चित रूप से आज उस दोनों ही परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है। आपने उनके बच्चे को जीवन दिया है और अपनी चिकित्सीय सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा के साथ किया है। इसके लिए हम संपूर्ण जिलेवासी की ओर से, संपूर्ण टीम की ओर से और संपूर्ण KV स्टूडियो परिवार की ओर से आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपसे आखिर में एक और प्रश्न लेना चाहेंगे कि बदलते मौसम में जो खास करके बच्चों में जो दिक्कतें आ रही हैं इस मौसम में, तो हमारे जो दर्शक व्यूअर्स हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में अपने बच्चों से जुड़ी हुई? देखिए, बदलते मौसम में खासकर गर्मी के बाद जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, जब बारिश का मौसम आता है, मानसून का दर आता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, संक्रमित होते हैं। वायरस
वायरल बीमारी, वाटर बोर्न डिजीज जो पानी से फैलती हैं वातावरण में, बार बार खांसी का होना, फीवर होना, टाइफाइड होना, डायरिया, डिसेंट्री होना, ये सभी कॉमन बीमारी है जो बदलते मौसम में खासकर छोटे बच्चों में होती है। इससे निवारण यही है कि आप सफाई का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन मतलब हाथ की सफाई करें, बार बार बच्चों को हैंड वॉश के लिए प्रेरित करें और जहाँ तक हो सके शुद्ध जल पिएं और मच्छरदानी का उपयोग करें। जो वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं मच्छर से रिलेटेड, उससे आप बचा जा सकता है। और सबसे कारगर चीज़ होता है कि समय पर आप टीका दिलवाएं बच्चों को। जो भी गवर्नमेंट स्तर पर टीका मिल रहा है कम से कम वो टीका तो लेना ही लेना है, और जो टीका गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है हम लोग से सलाह मशवरा लेके वो टीका भी लें, जिससे कि बार बार इन्फ्लुएंजा वगैरह बीमारी नहीं हो, टाइफाइड नहीं हो। थैंक यू सर, आभार पुनः आपका। आज आपने हमें समय दिया और नवजात शिशु रोग संबंधी बहुत सारी समस्याओं के समाधान के बारे में आपने जानकारी दी, और मुझे लगता है यह जानकारी हम सबों के लिए नहीं, सब जो भी हमारे व्यूअर्स दर्शक हैं सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हम चाहेंगे कि जो भी इस तरह के क्रिटिकल केस का सामना करते हैं वो आपसे एक बार जरूर सलाह लें, और वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल बेगूसराय बाघा में डॉक्टर प्रभात कुमार सर के सानिध्य में आ सकते हैं। और मुझे निश्चित रूप से यह विश्वास है कि सर जिन्होंने चिकित्सा सेवा में काफ़ी अच्छा अपना अनुभव प्राप्त किया है और कई प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी चिकित्सा सेवा दी है, अपने समय के ये एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और अब भी ये अध्ययन करते रहे हैं। तो आज हम इनसे मिले और इनसे जुड़ी हुई सारी बातें आप तक पहुंचाई। और एक विशेष जानकारी मैं दे दूं कि जिस चैम्बर में अभी हूं यहाँ वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल में एक और सुविधा है। मैडम विधि व्यापक जो है सर की पत्नी है डॉक्टर प्रभात सर की, उनके द्वारा, चूँकि वो डेंटिस्ट हैं, तो दंत संबंधी समस्याओं का समाधान, उसका बेहतर इलाज भी यहाँ होता है। और अभी मैं उसी चैम्बर में हूँ। हम किसी दिन डॉक्टर विधि व्यापक मैडम से मिलेंगे और दंत संबंधी समस्याओं के समाधान और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं जिन दो बच्चों का जिक्र हम कर रहे थे और जिनको लेकर के डॉक्टर प्रभात कुमार की चर्चा हो रही है पूरे शहर में, वो दो बच्चे और उनके गार्जियन हमारे सामने। हम इन बच्चों के गार्जियन से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत थी, क्या क्या इलाज हुआ? रीना देवी मेरा नाम है। कहाँ से रहने वाली? नाकोठी से। क्या दिक्कत था? 6.5 महीना में बउआ हुआ। 6.5 महीने में हुआ, क्या दिक्कत हुआ? इसका वजन 700 ग्राम। यहाँ सर के पास कब आए? 14 फरवरी। बहुत बढ़िया है इलाज, बचने वाला नहीं है, मगर फिर भी सांस रोक रहा है, नीला हो जा रहा है, मगर डॉक्टर साहब बचा लिए। सर हमारे लिए तो डॉक्टर साहब ईश्वर के समान हैं, जो अभी तक इन्होंने हमारे बच्चों को बचाया। क्या नाम है आपका? उमाशंकर महतो। कौन है बच्चा? बच्चा मेरा पोता है, 6.5 महीना में जन्म लिया और उसका वजन 700 ग्राम। आपको कैसा लगा था? लग रहा था बच्चा बचेगा? लग नहीं रहा था बच्चा बचेगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने बचा लिए। सर किस तरह से मदद किया आपको? बहुत अच्छा तरह से मदद किए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इतना कर पाते। बढ़िया किए, बच्चा बचा लिए, कम पैसा में बचा लिए हैं। यहाँ बचने वाला उपाय नहीं है, नहीं हो पैसा रहा तो ये फ्री में इलाज किया है। बच्चा अभी है 700 ग्राम रहा जन्म के बाद, अभी 2 महीना के बाद हो 1 किलो 450 ग्राम। 4 बच्चा खराब हो गया है और इसके बाद ये हुआ है, तो ये अभी बहुत बढ़िया है बच्चा। प्रभात सर ने भगवान की तरह इसको बचा लिया है, बचने वाला नहीं है मगर बचा लिया। सांस रोक रहा है, नीला हो जा रहा है। हम सासुन से आए हैं, 7 महीना का बच्चा है, 900 ग्राम का बच्चा है। 10 दिन इलाज करे हैं, तक बाद हम फ्री सर करे हैं। बच्चे को बचने में नहीं है, जॉन्डिस है और नीला हो जाएगा। सांस कभी कभी रोक लिए, तब डॉक्टर साहब बचा लिए बच्चे। 1.5 महीना से फ्री में इलाज चले। हम 8 तारीख को भर्ती हूँ। बच्चा बहुत सीरियस में था तो यहाँ लाए हैं, तो डॉक्टर साहब 10 रोज़ को 4 दिए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब की फ्री में इलाज किए हैं, तो बच्चा अभी सुधार है। नहीं लग रहा था नहीं बचेगा, लेकिन अभी ठीक है बच्चा। 2 महीने के बाद बच्चा के 1 किलो 700 ग्राम वजन हो गए। सर के बारे में तो धन्यवाद करूँगा और सर कहूँगा सभी को सही इलाज करिएगा।
हमारी ओर से भी इन दोनों नवजात को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद और प्यार। साथ ही साथ एक बड़ी बात हम जो यहाँ कहना चाहेंगे, ये दोनों ही बच्चे नवजात गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। चिकित्सीय सेवा में जो शुल्क लगते हैं उसे पे करने में, उसे अदा करने में ये सक्षम नहीं थे, लेकिन इनकी गरीबी इलाज में बाधा नहीं बनी और सर ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और पूरा इलाज इन्हें अपने स्तर से दिया, जिससे आज ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जिस NICU के बारे में सर बता रहे थे, नीकू, तो हम चलेंगे इसके अंदर और इस आधुनिकतम चिकित्सीय सेवा के बारे में जानेंगे। यहाँ क्या कुछ सुविधा है उसको आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर जो स्टाफ है हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और इस चैम्बर के बारे में थोड़ा बताएं। मिथिलेश कुमार मेरा नाम है। इस चैम्बर के बारे में, ये NICU का 3rd फेज़ है, इसके आगे 2nd फेज़ है, इसके आगे 1st फेज़ है। ठीक, ये 3rd फेज़ है। इसके अंदर भी धीरे धीरे मशीन लग रहा है और आगे बहुत सारा मशीन है। इस पे स्पेशलिस्टी ये है कि ये बड़े बच्चों के लिए PICU टाइप का है। PICU बनेगा, इसमें बन रहा है, इसका काम प्रोसेस में है। कल से इसमें बेड लगेगा, उसके बाद इसके परसों से इसमें काम शुरू हो जाएगा। इस स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं डिलक्स रूम, उस टाइप का ये PICU बनेगा। तो देख सकते हैं यह मदर्स केयर रूम है, जहां नवजात को माएँ दूध पिलाती हैं और बिल्कुल यह काफ़ी सुरक्षित है और काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर हैं। NICU स्टाफ चेंजिंग रूम, जहाँ पर निकू के जो स्टाफ हैं वो ड्रेस चेंज करते हैं, चूँकि यहाँ पर इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। चूँकि सर जिक्र कर रहे थे कि इस बच्चे को संक्रमण ना हो, वो किसी प्रकार के उनमें कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, किसी इन्फेक्शन के वो शिकार ना हो जाए, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ ध्यान में रखी जाती है। और ड्रेस पहनने या ड्रेस चेंज करने का यह रूम स्पेशल बनाया गया है। ये 2nd फेज हुआ, यह बच्चों का वार्मर हुआ। ये वार्मर है, इसमें अटैच फोटोथेरेपी, वेंटिलेटर, सब मशीन, हीटर, सब कुछ सेट रहता है। ऐसा कितना सारा मशीन है इसमें और सब काम किया जाता है, बच्चे का इलाज किया जाता है। तो प्रभास सर जिन मशीनों का जिक्र कर रहे थे, उन तमाम इक्विपमेंट्स, उन मशीनों को आप देख सकते हैं। वार्मर है, जहां पर बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिसका जिक्र सर कर भी रहे थे। तो आधुनिकतम सुविधाओं से लेस यह अस्पताल वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल, हम अभी NICU के 2nd फेज में हैं और आप देख सकते हैं इस तरह के इक्विपमेंट्स, मशीनों के द्वारा यहाँ पर नवजात की केयरिंग देख सकते हैं। वहाँ जो उनको चिकित्सीय सेवा मिलती है उसको आप देख सकते हैं। फेज में यानी NICU में, निकू में कोई भी पेरेंट्स आते हैं जिनको हमको विजिट करना पड़ता है, उसे सर्द और खांसी की शिकायत तो नहीं है, क्योंकि हमारे NICU में बहुत छोटे छोटे क्रिटिकल बच्चे होते हैं। क्योंकि गार्जियन अपने बच्चे से मिलने के लिए सर्द और खांसी की शिकायत भी छुपा लेते हैं, जो कि बच्चे के लिए इन्फेक्शन फ्री जोन मेरा NICU है, जो मैं दिखाना चाहूँगा सर आप लोग। निश्चित रूप से इन्होंने मेरा भी चेकअप किया, हमें सर्दी खांसी किसी तरह की जो कोई लक्षण नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारे जो कैमरामैन है वो भी बिल्कुल तरह से स्वस्थ हैं, चूँकि उन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया है, मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है, हम दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसीलिए इस NICU में, निकू में आए हुए हैं और यहाँ के जो स्टाफ है हम उनसे बात करेंगे यहाँ की सुविधाओं के बारे में। सर यहाँ की सुविधाएं, हम तो सबसे पहले सर प्रभात सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि इन्होंने इतना बड़ा और NICU बनाया है। उसके बाद इन्फेक्शन फ्री जोन NICU बना है मेरा, और बहुत सारे ये मशीन अवेलेबल मेरे पास हैं जिसमें क्रिटिकल बच्चे को बचाया जाता है। हमारे NICU में आपने सर सुना होगा कि 6 माह का बच्चा और 7 माह का बच्चा यहाँ से खुशी खुशी बच के हमारे NICU से विदा हुए हैं। और वो बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वहाँ से हम लोग, हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और हमारे सर के यहाँ से खुशी खुशी बच्चे ठीक होके जाते हैं। सर कि वो आधुनिकतम सुविधाएं, यहाँ उन नवजात को देख सकते हैं जो समय से पहले जन्म लिए हैं, जिनका वजन काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ यहाँ वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 बच्चे जो हाल ही में यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ होकर के गए, जिनके पेरेंट्स से हमने बात भी की। कुछ और बच्चों को आप देख सकते हैं, कुछ और नवजात को देख सकते हैं जिनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर प्रभास सर और उनकी टीम की देखरेख में ये नवजात भी जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर जाएंगे। हम ईश्वर से ऐसी कामना भी करते हैं। और यह निश्चित रूप से बेगूसराय के वात्सल चाइल्ड हॉस्पिटल की ये सुविधाएं यह दिखाती है कि निश्चित रूप से चिकित्सीय सेवा में यह अस्पताल आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। तमाम अत्याधुनिक मशीनों से लेस वेंटिलेटर को देख सकते हैं, वो तमाम इक्विपमेंट्स जो स्वास्थ्य संबंधी होते हैं यहाँ लेस हैं। तो इन आधुनिकतम सुविधाओं से यहाँ लेस अस्पताल, और इसी कारण से इस
तरह के क्रिटिकल केस का यहाँ सफल इलाज होता है। और यह जानकारी आज मुझे यहाँ आकर करके जो बाहर में मुझे जानकारी दी जा रही थी, जो मुझे मिल रही थी, आज मैं जब यहाँ आया, मैंने विजिट किया और चलते चलते मैंने पूरे अस्पताल को देखा, उसकी समीक्षा की, तो मुझे लगा सच में जो चर्चाएं हो रही थी जिस बात की, वो सच में यहाँ सब कुछ सही है। यह अस्पताल निश्चित रूप से शहर के लिए काफ़ी बेहतर है, खास करके नवजात एवं शिशुओं के लिए। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी जो काफ़ी रोचक है, बहुत ही आवश्यक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आएँ ताकि आप इसे लाभ लें, साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद केवी स्टूडियो टीम और डॉक्टर रोशन सर को भी धन्यवाद, जो न्यूज़ मिलते ही इस तरह के आ गए हैं कुछ जानकारी लेने के लिए हमसे। धन्यवाद।